चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, भारत ने 2024 में 18,900 अंक प्रत्यारोपण का लक्ष्य हासिल किया। तो भारत कुल अंक प्रत्यारोपण के मामले में तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे पर चीन है। भारत जीवित दाता अंक प्रत्यारोपण के मामले में प्रथम स्थान पर है। भारत में अंग प्रत्यारोपण के विषय में देखते हैं तो अंग प्रत्यारोपण को अंग विफलता के अंतिम चरण में जीवन रक्षक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका तात्पर्य किसी जीवित व्यक्ति अमृत व्यक्ति से उसके अंग को चिकित्सीय उद्देश्य के लिए किसी अन्य जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने से है। अंगदान एवं प्रत्यारोपण मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 द्वारा विनियमित है। इस अधिनियम को 2011 में संशोधित किया गया था। इस कानून को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस कानून का उद्देश्य चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों को निकालने, भंडारण करने और प्रत्यारोपण करने को विनियमित करना है। साथ ही यह अंग दान के मामले में अंगों के किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक खरीद बिक्री पर सख्ती से प्रतिबंध भी लगाता है। राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्यारोपण की उपलब्धता को बढ़ाना, जागरूकता में सुधार करना और आवश्यक अवसंरचना में वृद्धि करना है। यह कार्यक्रम एक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है जिसमें निम्नलिखित शामिल है: राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, क्षेत्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन तथा राज्य अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन। अंग प्रत्यारोपण में इस वृद्धि के बावजूद भारत में मृतक के अंग दान की दर बहुत कम है, जो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 से भी कम है। स्पेन में यह दर प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 48 है। अंग प्रत्यारोपण के लिए शुरू की गई पहले तो एक राष्ट्र एक नीति, मृतक दाता से अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ताओं के लिए राज्य के मूल निवासी व आयु सीमा संबंधी शर्तों और पंजीकरण शुल्क को हटा दिया गया है। आधार लिंक डिजिटल प्रतिज्ञा पोर्टल तो इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से 3 लाख से अधिक नागरिकों ने अंगदान के लिए अपनी प्रतिज्ञा को पंजीकृत कराया है। अंगदान जन जागरूकता अभियान को 2024 में शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य तेल विनियमों में संशोधन को अधिसूचित किया। तो यह अधिसूचना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी वनस्पति तेल उत्पादों का उत्पादन और उपलब्धता आदेश 2011 में संशोधन करेगी। इन संशोधनों का उद्देश्य भारत के खाद्य तेल उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाना, आपूर्ति में व्यवधान को रोकना और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही जवाबदेही तय करना और खाद्य तेल की आपूर्ति में निरंतरता बनाए रखना भी है। भारत में खाद्य तेल की स्थिति, तो भारत खाद्य तेल की अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। यह विश्व में वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश है। इसके बाद चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। भारत में खाद्य तेल की आयात में पाम ऑयल का हिस्सा सर्वाधिक 59% है। इसके बाद सोयाबीन तेल 23% और सूरजमुखी तेल 16% का स्थान है। भारत में खाद्य तेल आयात पर निर्भरता 2015-16 में 63.2% थी। यह 2021-22 में घटकर 54.9% रह गई। भारत में 9 प्रमुख खाद्य तेल फसलें हैं: मूंगफली, रेपसीड सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी तिल, कुसुम, राम तिल, अरंडी और अलसी। उपयुक्त 9 प्रमुख तिलहन फसलों में से सोयाबीन 34%, रेपसीड सरसों 31% और मूंगफली 27% देश में कुल तिलहन उत्पादन में 92% से अधिक योगदान करती है। खाद्य तेलों के आयात पर अधिक निर्भरता के लिए जिम्मेदार कारक, तो भारत में लगभग 72% तिलहन उत्पादन क्षेत्र सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। इनकी खेती मुख्य रूप से सीमांत एवं लघु किसान करते हैं। खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना, संसाधनों की कमी आदि के कारण भी भारत में तिलहन की उत्पादकता कम है। भारत में घरेलू खाद्य तेल उत्पादन के लिए शुरू की गई पहली तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। इसका उद्देश्य देश में ही तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तो तिलहन और ऑयल पाम। इसका उद्देश्य निम्नलिखित तरीकों से खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाना है: नौ तिलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, ऑयल पाम और वृक्षों से प्राप्त तिलहनों के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाना आदि। फिर नेक्स्ट है, इसरो ने त्सोकर वैली लद्दाख में होप एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया। तो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन HOP चालक दल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया आवास मॉड्यूल और संचालन एवं समर्थन प्रणाली हेतु एक उपयोगिता मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल्स निर्बाध कार्यवाह के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। इसरो द्वारा स्थापित HOPE स्टेशन पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी स्थितियां निर्मित करेगा। इससे भविष्य के अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए अनुसंधान में सहायता मिलेगी। इसके विषय में देखते हैं तो इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, भारतीय उद्योग और प्रमुख संस्थान संयुक्त रूप से इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। उद्देश्य चंद्रमा और मंगल जैसे अन्य खगोलीय पिंडों के वातावरण का अनुकरण करना,
अंतरिक्ष जैसे परिवेश में मानव के अस्तित्व, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और उपकरणों का परीक्षण करना आदि। किए जाने वाले अध्ययन तो एपिजेनेटिक्स, जीनोमिक्स, फिजियोलॉजी और मनोविज्ञान जैसे विषयों पर शोध किए गए, नमूना संग्रह और सूक्ष्म जीव विश्लेषण तकनीकों का मूल्यांकन किया जाएगा, स्वास्थ्य निगरानी और ग्रहीय सतह परिचालन प्रोटोकॉल का सत्यापन किया जाएगा। तो सोकर वैली को क्यों चुना गया? तो मंगल जैसी परिस्थितियां, उच्च पराबैंगनी विकिरण, निम्न वायुमंडलीय दाब, अत्यधिक ठंड और लवणीय पर्माफ्रोस्ट जैसी स्थितियां मंगल ग्रह के समान हैं। यह स्थान तकनीकी परीक्षणों और खगोल जीव विज्ञान अनुसंधान दोनों के लिए अनुकूल है। वैश्विक संदर्भ देखते हैं तो ये मिशन विश्व भर में चल रहे व्यापक अनुरूप मिशनों की प्रवृत्ति का हिस्सा है। इनका उद्देश्य लंबी अवधि के पृथ्वी से इतर अन्य खगोलीय पिंडों पर मानव मिशनों के लिए तैयारी करना है। वैश्विक संदर्भ तो विश्व में इस तरह के अन्य स्टेशन निम्नलिखित हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन, कनाडा का फ्लैशलाइन मार्स आर्कटिक स्टेशन, रूस का BIOS 3 आदि। देखते हैं भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम यानी गगनयान के विषय में। तो इसका उद्देश्य 3 सदस्यीय दलों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिन के मिशन पर भेजकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इस प्रकार भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। लॉन्च व्हीकल तो गगनयान मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट को चुना गया है। मुख्य चरण तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट व्हीकल मिशन, पैड एबोर्ट टेस्ट, मानव रहित उड़ान परीक्षण तथा मानवयुक्त उड़ान। फिर नेक्स्ट है तमिलनाडु सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राज्य नीति प्रस्तुत की। तो इस नीति का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, आवास और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उत्तराधिकार का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने के लिए कदम भी उठाएगी। यह नीति ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों को अपनी लैंगिक पहचान पुरुष, महिलाएं, ट्रांसजेंडर स्वयं चुनने का अधिकार देती है। इसके लिए किसी चिकित्सकीय प्रक्रिया या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रांसजेंडर कौन होता है? तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी लैंगिक पहचान जन्म के समय निर्धारित उसके लिंग से मेल नहीं खाती। आबादी तो जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 4.8 लाख। नालसा निर्णय 2014 तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी और भारतीय संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों की पुष्टि की। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष समस्याएं तो कानूनी और पहचान संबंधी मुद्दे। 2019 का अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जेंडर पहचान प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रखता है, जो स्वपहचान के अधिकार का उल्लंघन है। सामाजिक भेदभाव और हाशिए पर रखना तो सामाजिक स्वीकृति का अभाव तथा लैंगिक भिन्नता को सांस्कृतिक रूप से विकृत माना जाना, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक बहिष्कार एवं शारीरिक व यौन हिंसा की घटनाएं बढ़ती हैं। शिक्षा संबंधी बाधाएं तो समावेशी पाठ्यक्रम का अभाव, स्कूलों में बोलिंग के कारण ड्रॉप आउट दर अधिक आदि। स्वास्थ्य देखभाल तो लैंगिक पहचान में सहायक स्वास्थ्य सेवा की अनुपलब्धता, सामाजिक अस्वीकृति के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्महत्या की प्रवृत्ति का उच्च स्तर। आर्थिक बहिष्कार तो भर्तियों में पक्षपात और कार्यस्थलों पर असहजता के कारण रोजगार के अवसर सीमित हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएं तो SMILE आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर मौजूद व्यक्तियों हेतु सहायता योजना, तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समग्र कल्याण हेतु ऑनलाइन पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जेंडर इंक्लूजन फंड, गरिमा गृह तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह, PM दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री ने विश्व में मत्स्य उत्पादन में भारत के दूसरे स्थान के तथ्य को फिर से दोहराया। तो भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। इसकी वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी है। देखते हैं भारत में मत्स्य के क्षेत्र की स्थिति। तो राज्य सूची में शामिल मत्स्य की राज्य सूची का विषय है। हालांकि केंद्र सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद करती है। जिम्मेदारी का बंटवारा तो आंतरिक मत्स्य की पूरी तरह से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। सामुद्रिक मत्स्य की जिम्मेदारी केंद्र और तटीय राज्य सरकारों के बीच बटी हुई है। उत्पादन भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 75% हिस्सा आंतरिक मत्स्यिकी से आता है। आर्थिक महत्व तो देश के राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धित में लगभग 1.12% का योगदान देता है। कृषि जीवी में इसका योगदान 7.26% है।
रोजगार की बात करें तो इस क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला से लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त है। बजट में समर्थन तो 2025-26 के केंद्रीय बजट में मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया है। मात्स्यिकी क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां तो पर्यावरण संबंधी अत्यधिक मत्स्यन, प्राकृतिक पर्यावासों का विनाश और जलवायु परिवर्तन। आर्थिक बाजार तो बाजार में उतार चढ़ाव, अवैध, अनुसूचित और अविनियमित मत्स्यन की समस्या और बाजार तक सीमित पहुंच। सामाजिक तो खाद्य सुरक्षा, लैंगिक असमानता और समुदायों का विस्थापन, अन्य अवसंरचना की कमी, संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत। सरकार द्वारा शुरू की गई पहले तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जैसी उपयोजनाएं शुरू की गई हैं। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। PMMSY के तहत एक्वाकल्चर पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। नीली क्रांति योजना, मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष आदि। डेटा आधारित नीतियां बनाने के लिए 5वीं समुद्री मात्स्यिकी गणना। क्षेत्रीय सहयोग तो भारत ने बंगाल की खाड़ी में अवैध, असूचित और अविनियमित मत्स्यन गतिविधियों को रोकने के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव के साथ मिलकर IUU मत्स्यन पर क्षेत्रीय कार्य योजना का समर्थन किया है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है महानदी जल विवाद। तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ में महानदी जल विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की इच्छा व्यक्त की है। वर्ष 2016 में महानदी के निचले प्रवाह मार्ग में पड़ने वाले राज्य ओडिशा ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ ने नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में एक तरफा रूप से कई बैराजों का निर्माण किया है और इससे गैर मानसून वाले मौसम में जल का प्रवाह कम हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत महानदी जल विवाद अधिकरण 2018 का गठन किया गया। अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। देखते हैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो अनुच्छेद 262 संसद को ऐसे विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को जल विवाद अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में अंतर्राज्यीय नदी विकास पर सलाह देने के लिए नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान है। फिर नेक्स्ट, मातृ वन पहल। तो गुरुग्राम में अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ का शहरी वन विकसित करने के लिए मातृ वन पहल शुरू की गई है। यह पहल एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संरक्षण को बढ़ाना, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, जो शहरी संधारणीयता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत पारिस्थितिकी पुनः बहाली संबंधी घटकों में आक्रामक प्रजातियों को हटाना, देशी वृक्ष प्रजातियों का रोपण करना और अरावली विशिष्ट जैव विविधता की पुनर्बहाली शामिल है। नेक्स्ट है माउंट लेवोटोबी। तो हाल ही में माउंट लेवोटोबी लाके ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ, जिसे ज्वालामुखी से निकली राख 18,000 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। यह इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट लेवोटोबी 2 सन्निकट स्ट्रेट वोल्केनो से बना है। लाके और पेरेपुआन आपस में लगभग 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। लाके ज्वालामुखी 19वीं शताब्दी से लगातार सक्रिय रहा है, जबकि पेरेपुआना में अंतिम बार विस्फोट 1921 और 1935 में हुआ था। यह देश रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने के कारण ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रति अधिक प्रवण है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां या भूकंपों के स्थलों की श्रृंखला है। फिर नेक्स्ट है कोपिली नदी NW57। तो कोपिली नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 57 को मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और PM गति शक्ति के अनुरूप कार्गो परीक्षणों के साथ असम में चालू किया गया। असम में ब्रह्मपुत्र NW2, बराक NW16, धनसिरी NW31 और कोपिली NW57 सहित 4 राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग अब चालू हो गए हैं। देखते हैं कोपिली नदी के विषय में। तो कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। कोपिली नदी पूर्वोत्तर भारत में एक अंतर्राज्यीय नदी है, जो मेघालय और असम राज्यों से होकर बहती है। इसका उद्गम मेघालय के दक्षिण पूर्व में स्थित सेपोंग रिजर्व फॉरेस्ट से होता है। फिर नेक्स्ट है जेलाबाड़ गंभीरता सूचकांक। तो IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जेलाबाड़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है। यह बाढ़ की अवधि, ऐतिहासिक रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आदि को ध्यान में रखकर बाढ़ के प्रभाव का आकलन करता है। इसके विषय में देखते हैं। इसे जिला स्तर पर बाढ़ की गंभीरता को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आपदा योजना और प्रबंधन के लिए भारत की प्रमुख प्रशासनिक इकाई है। समग्र DFSI में 6 कारक शामिल हैं, जिन्हें 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। बाढ़ की घटना की आवृत्ति को दर्शाने वाले चर, तो बाढ़ की घटनाओं की संख्या, बाढ़ की औसत अवधि, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और जनसंख्या। बाढ़ के कारण होने वाली क्षति के दर्शाने वाले चर, तो किसी जिले में लोगों की मृत्यु और घायल लोगों की संख्या। फिर नेक्स्ट है कोल्ड पुल। तो वाशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन के अनुसार बारिश कभी कभी कोल्ड पुल के कारण समुद्र की सतह को भारी और अधिक स्थिर बना देती है। कोल्ड पुल ऐसे छोटे क्षेत्र होते हैं जहां वर्षा वाले बादलों के नीचे वाष्पीकरण से ठंडी हुई हवा सतह पर फैलती है।
प्रक्रिया तो तूफान के दौरान होने वाली बारिश का कुछ जल जमीन पर पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाता है। यह वाष्पीकरण हवा को ठंडा कर देता है, जिससे वह भारी हो जाती है। ये ठंडी भारी हवा नीचे की ओर आती है और सतह पर उथले ठंडे बुलबुले की तरह फैल जाती है। इसे एक कोल्ड पुल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट C295 परिवहन विमान। तो भारत को स्पेन से 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों का आखिरी बेड़ा मिल गया है। यह एक नई पीढ़ी का सामरिक एयरलिफ्टर है जो हल्के और मध्यम श्रेणी के विमानों में आता है। इसे एयरबस ने बनाया और डिजाइन किया। एयरबस एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है। इसकी प्रमुख विशेषताएं, तो यह एक बहुत ही कुशल सामरिक परिवहन विमान है। यह 11 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। यह विमान भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो बेड़े की जगह लेगा। फिर नेक्स्ट है नॉच सिग्नलिंग। तो हाल ही में हार्वर्ड के वैज्ञानिकों की एक टीम ने नॉच सिग्नलिंग नामक एक प्रमुख कोशिकीय मार्ग के लिए एक सिंथेटिक उत्प्रेरक का निर्माण किया। यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच संचार का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यह बहुकोशिकीय जीवों में कई विकास प्रक्रियाओं और होम्योस्टेसिस के लिए बहुत जरूरी है। होम्योस्टेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव बाहरी वातावरण में बदलावों के बावजूद अपने शरीर के आंतरिक अंगों और उनके क्रियाकलापों को स्थिर बनाए रखते हैं। यह कोशिका के भविष्य तय करने, कोशिका की वृद्धि, कोशिका के विशिष्ट रूप में परिवर्तित होने और कोशिका की मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण जन्म संबंधी दोष और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अंत में बात करेंगे शारदा लिपि की। तो पहली बार शारदा लिपि पर आधारित प्रदर्शनी चिनार पुस्तक महोत्सव के दौरान आयोजित की गई। इस लिपि की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। इसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से कश्मीरी पंडितों द्वारा किया जाता था। शारदा लिपि ब्राह्मी परिवार की लिपियों पर आधारित एक लेखन प्रणाली है। संस्कृत लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख लिपि थी। इसका प्रसार कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हुआ। अफगानिस्तान में शारदा लिपि तो गणेश की मूर्ति गॉर्डेज पर, उमा महेश्वर की मूर्ति काबुल के पास उस पर, ठीक है। यह लिपि 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच विकसित हुई। आज इसकी बहुत कम पांडुलिपियां ही बची हैं, ठीक है। ये बात की हमने शारदा लिपि की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।